नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। रात के 9 बज गए हैं। शुरुआत करेंगे 22 जुलाई 22 खबरों की। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग को सरकार ने मान लिया है और अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आंदोलन जारी रखते हैं तो उनसे पूछा जाए कि क्यों। किसानों को आंदोलन जारी रखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो किसानों की मुख्य मांग को लेकर सरकार ने जो उनकी मांग थी वो मान ली है। सीएम ने कहा है कि अब किसानों को आंदोलन करने का नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसे में उन्हें घर लौट जाना चाहिए। जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए, हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था जिससे किसान वंचित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हठ बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें। फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछिए कि क्यों रखा। और रोहतक में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की धान बहुत जगह खराब हो गई है, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर मुरझा गए हैं। लेकिन इस बार पिछले साल की अपेक्षा साल 11-21 धान की किस्म के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। रोहतक की अनाज मंडी में धान की सभी किस्मों की फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं। दूर दराज में से किसान अपना धान लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। अच्छे दाम मिलने से खुशी से किसान घर लौट रहे हैं। पिछले साल यही धान 2500 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल बिका था, लेकिन अब जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मगर इस बार 11-21 धान किस्म की फसल 3700 से 3950 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल बिक रही है। इसका एक कारण बासमती धान की कम पैदावार और बारिश की वजह से खराब हुई धान के कारण कम फसल पहुंचना माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले साल से इस बार दाम अच्छे मिल रहे हैं, वे बहुत खुश हैं। 11-21 पिछली बार शुरुआत हुई थी 24-2500 से और 3000-3100 तक गया था, लेकिन अब की बार जो है शुरुआत 3400-3500 से हुई थी। आज फिलहाल में 3900-3950 रुपये बिक रहा है। कारण यहाँ पीआर का ज़्यादा लग रहा है और 11-21 ये बारीक फसलें जो है बासमती कम बोएगी। अब के भाव जी शुरू में थे 35-36, फिर 38 था, ये 39 का आज 39.5 तक बिकी। हाँ भाव भी का बढ़िया है जी। तो खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है हाँ जी। जमींदार में बढ़ जाए तो खुश है हाँ जी। बीमारी ना हो तो बीमारी आ जाए तो बीमारी ना तो बढ़िया धक्का लगा गई। पिछली बार तो इसका 11-21 का था जी, 2600-2800, बाद में 3100 तक बिका था। ईब की बात जो है शुरू से 35-36 और 39 तक क्या है। अच्छा भाव है 39.5। हाँ जी अच्छा। हाँ जी हाँ किसान तो ठीक है जी, उससे तो कुछ बेनिफिट मिला है, मतलब 1800। हाँ खर्चा वर्चा निकल जाए। बाकी पीआर जो लोग बोल रहे थे वो कुछ तो पानी में डूब गया जी। बाकी फिर उन्होंने निकाला निकुड़ी करी है तो वो गवर्नमेंट को खरीद बंद कर दी। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की बावल में होने वाली मुख्यमंत्री की बावल विकास रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली को संबोधित करने से पूर्व प्रदेश के मुखिया बावल के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल और बावल में ही नवनिर्मित आरओबी का उद्घाटन करेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 50 करोड़ के आसपास है। तो वहीं दूसरी ओर वह 300 करोड़ की छोटी बड़ी अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ सांसद राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और अन्य स्थानीय नेता विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बावल के अंदर 26 तारीख को एक रैली है, उसके तहत ये रखी गई है और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको अभी अध्यक्ष जी ने सारा बता दिया है। और इस रैली के अंदर जो पिछले 2-3 सालों में जो भी विकास कार्य हुए हैं
उनका कुछ एक का शिलान्यास होना है, कुछ का उद्घाटन होना है। तो लगभग 50 करोड़ रुपए के जो हमारे वो है उद्घाटन, जिनका उद्घाटन होना है। बाकी बावल के तो मैं बता सकता हूँ। बावल में एक तो जो हमारा ROV बना है 69 पे, उसका उद्घाटन होगा। एक बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बने, उनका उद्घाटन होगा। और एक बावल के अंदर गर्ल्स कॉलेज का फाउंडेशन होगा। ये तो बावल से रिलेटेड है। बाकी पूरे ज़िले के सभी उद्घाटन और फाउंडेशन बावल से करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो लगभग 50 करोड़ के तो हमारे उद्घाटन है और लगभग 300 करोड़ रुपए के फाउंडेशन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी। और झज्जर में 9 दिसंबर को तीसरे GJP के तीसरा स्थापना दिवस जन सरोकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसमें जिला नूंह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। JJP जिला प्रभारी और पूर्व मंत्री आज़ाद मोहम्मद ने जिला कार्यकारिणी की बैठक में ये घोषणा करते हुए बताया। को तकलीफ दी है, इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कि हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया, जिले की कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर के थी। और जो पार्टी ने पिछले 2 साल में मेवात में कार्य किए उससे अवगत कराने के लिए थी। जिस तरीके से एक बहुत बड़ी एक मांग थी जिले की नूंह से अलवर बॉर्डर तक 4 लेनिंग की, वो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने प्राथमिकता का आधार पर उसको मंजूरी कराई और उसके बहुत जल्दी टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में दुष्यंत जी प्रयासरत हैं मेवात के पिछड़ापन को दूर करने के लिए। तो मेन तो आज जो मुख्य रूप से जो आज था वो कार्यकारिणी को लेकर के ज़िले की भी और हल्के की भी, हमारे हल्के के आस मोहम्मद हल्का अध्यक्ष ने भी अपनी बॉडी को घोषणा की। और उसके बाद 9 तारीख को जो जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है झज्जर में, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को अवगत कराने के लिए और लोगों में को बढ़ चढ़ कर भाग लें, उसके लिए अपने सभी साथियों को बताने के लिए आज आपको तकलीफ दी। आज हमने एक उपाध्यक्ष बनाया है, टोटल 10 महासचिव बनाए हैं। टोटल करके हल्का की कार्यकारिणी हमने 41 मेंबर से बनाई है, जिससे JJP पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और पार्टी के हर कार्यकर्ता। और दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ AQI लेवल 350 के पार पहुँच गया है, जिससे बुजुर्गों को खांसी और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में दिवाली के बाद से ही AQI लेवल है जो 500 के पार जा पहुंचा था, लेकिन पिछले मैं एक हफ्ते की बात करूं तो वो थोड़ा संभला ज़रूर था, 350 तक आ गया था, 310 तक वो पहुंच चुका था। लेकिन पिछले 2 दिन की मैं बात करूं तो जो AQI लेवल है वो 50% बढ़ गया है। और आज मैं गुरुग्राम के सुभाष चौक फ्लाईओवर पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन पिछले 2 दिन में 310 से 362 के पार वो हो चुका है AQI लेवल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सरकार की कोशिशों के बाद, और फिर या NGT की बात करूं या फिर प्रदूषण विभाग की बात करूं, तमाम रोक के बाद भी पिछले 2 दिन में AQI लेवल है जो उसका सत्र है जो वो बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं अभी भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जिस तरीके से मैं बात करूं, तमाम फायर ब्रिगेड की मदद से रोड साइड जो मिट्टी है उन पे पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जो पेड़ है उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और सोमवार से यानी कि कल से गुरुग्राम में जो OD1 है वो लागू किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मैं बात करूं, जो ट्रैफिक है इसके कारण जो AQI लेवल है, जो पोल्यूशन है वो बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जो शेयरिंग वाहन है उनका उपयोग करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक घर में मैं बात करूं 3 गाड़ियाँ, तो लेकिन अलग अलग जो लोग हैं वो गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जागरूक होना पड़ेगा। एक ही गाड़ी का जो है साथ लेना होगा। सभी एक गाड़ी में ऑफिस है, और यदि गाड़ी नहीं है तो शेयरिंग बस का वो प्रयोग करें, मेट्रो का वो उपयोग कर सकते हैं और शेयरिंग ऑटो का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि AQI लेवल है उसमें कहीं ना कहीं जो कमी हो। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़।
और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। स्कूलों में छात्र कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। करीब 4 महीने तक कोरोना संक्रमण कंट्रोल रहने के बाद नए केस मिलने लगे हैं। टोहाना इलाके में स्कूल के 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बाकी छात्रों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन पहले गाँव पारता में विद्यार्थियों के रैंडम सैंपल लिए थे। जाँच के दौरान एक छात्र संक्रमित पाया गया था। संपर्क में आए छात्रों के सैंपल लिए गए तो 12 साल के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 छात्रों की रिपोर्ट आशंकित बताई गई है। इन छात्रों के दोबारा सैंपल लिए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 3 छात्र जो हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। हमारी टीम्स रैंडमली सभी स्कूलों के अंदर रेगुलरली कोविड की सैंपलिंग कर रही है। उसी के दौरान पारथा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तकरीबन 150 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसी चीज़ को आगे ध्यान में रखते हुए उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उनके परिवार वालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल कितने केस जो एक्टिव हैं फतेहाबाद में? आज की डेट में फतेहाबाद के अंदर टोटल 4 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 3 पारथा में स्कूल के बच्चे हैं और 1 जो है वो जाखल ब्लॉक के अंदर स्कूल का बच्चा है। तो सैंपलिंग की जा रही है? सैंपलिंग बिल्कुल की जा रही है, लेकिन लोगों से अपील है कि वो आगे आके सैंपल जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, बोथ सैंपलिंग के लिए भी और साथ के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी। तो वहीं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में प्रांगण में कोरोना को लेकर स्टील कंटेनर का प्रयोग करते हुए बनाया गया 96 बेड का आधुनिक अस्थायी अस्पताल तैयार हो चुका है। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। कोरोना को लेकर बीके सरकारी अस्पताल में 100 बेड का जो प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल का कोरोना के पेशेंट के लिए, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ हर फैसिलिटी है, एसी हैं, पंखे हैं, वॉशरूम हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हर तरह की फैसिलिटी आधुनिक तरीके से दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी हर बेड पर उपलब्ध है। फिलहाल चूंकि कोरोना की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे मरीजों को शिफ्ट किया गया है जिनका इलाज विभिन्न बीमारियों के तहत किया जा रहा है। हमारे साथ बीके हॉस्पिटल के सिविल सर्जन साथ में हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये बड़ा ही आलीशान हॉस्पिटल जो है तैयार हो चुका है? ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है, जो वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय भारत सरकार व सी कैम्प बेंगलुरु तथा नोवो नॉर्डिस फाउंडेशन डेनमार्क दूतावास के सौजन्य से बनाया गया है। ये 96 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अंदर सभी सुविधाएं मरीजों को दी गई है। सभी कमरों के अंदर एसी लगाए गए हैं। इसके अंदर 6 बेड लगाए गए हैं, 4 पंखे और 2 एसी है, जिनके अंदर सभी कमरों के साथ और ऑक्सीजन पॉइंट सभी कमरों बेड के ऊपर दिए गए हैं, जिससे कि मरीज को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो इमीडिएट मिल सके। डॉक्टर साहब फिलहाल इसका यूज़ शुरू कर दिया गया है? हाँ जी, इसके अंदर अभी हमने मेडिसिन वार्ड के पेशेंट का इलाज शुरू कर दिया है और पेशेंट यहाँ पर आने के बाद काफ़ी खुश है कि वो एक अच्छी जगह के ऊपर अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है फिलहाल कोरोना का तो कोई पेशेंट है नहीं? कोरोना के इस समय हमारे पास 7 पेशेंट हैं। 7 के 7 पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन ये सुविधा तैयार करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सेकंड वेव अचानक ही आई थी। अब हमारे 107% पेशेंटों को लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और 59.41% को सेकंड डोज लग चुकी है। यदि हम सेकंड डोज और तेज़ी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि सभी पेशेंटों को या लोगों को हम ये डोज लगा दें तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीएम साहब, आने वाले टाइम में ये जो अस्थाई हॉस्पिटल तैयार हुआ है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है, फायर फाइटिंग सिस्टम तक इसमें लगे हुए हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल आने वाले समय में सरकारी अस्पताल के लिए हो सकता है? एक तरह से हमारे पास जो 200 बेड का अस्पताल है उसके अंदर ये 96 बेड ऐड हो गए हैं, जिससे कि हमारे पास 296 बेड हो गए हैं। इसके अलावा पीपीपी मोड के अंदर हमारे पास डायलिसिस कार्डियोलॉजी के बेड भी अतिरिक्त रूप से प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं।
जो कि लोगों को सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो औपचारिक रूप से इसकी ओपनिंग कब होने वाली है? इसकी ओपनिंग के लिए हमने सीएम सर को लिखा हुआ है, जिस दिन उनके पास समय होगा उस दिन आके वो इसका उद्घाटन करेंगे और हम इसका लोगों को सुविधा दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये थे फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता जी, जिनका कहना है कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल कोरोना के लिए तैयार करवाया गया था, जिसमें 96 बेड हैं, बाकी जो जगह है वो स्टाफ के लिए दी गई है। तो 96 बेड बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और आने वाले समय में अगर कोरोना की लहर आती है तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत जल्दी सीएम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इसका उद्घाटन विधिवत रूप से करेंगे। फिलहाल कुछ मरीजों को यहां पर शिफ्ट करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। और पलवल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने रिबन काटकर किया। अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य बाबूलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चरखी दादरी जिले के गांव महांडी केयर में स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के जवान स्वर्गीय नाहटा राम की मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक प्रकोष्ठ के जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि नाहटा राम का जन्म 1916 में हुआ था। 1936 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 2 वर्ष तक जेल की यातनाएं सही और 2004 में उनका स्वर्गवास हो गया। इस मौके पर उनके पुत्र फौजी सोमवीर शोरान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे देशभक्ति के कार्यक्रम में समय समय पर करता रहूँगा और प्रसिद्ध लोक गायिका कुमारी राकेश शोरान देशभक्ति गीतों और नारों से सभी क्षेत्रवासियों ने हौसला अफजाई की। एक मूर्ति की स्थापना मांडी केयर के अंदर मेन रोड के ऊपर अपनी जगह के अंदर इसकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और इस दौरान सभी 22 नवंबर 2021 को इस मूर्ति की स्थापना की गई है और सभी भाई इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान हमारे को इसका बच्चों को जागरूकता मिलेगी। सभी हमारे बाढ़ हल्के के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं हमने इनके सभी के नाम अमाइंट किए हुए हैं। जो हर इंसान देखेगा उसके जोश आएगा और अपने अपने गांव का एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पता चलेगा कौन कौन है और ये हम एक देश को जागरूकता की प्रति और सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 52वें दिन भी लगातार जारी रहा। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ साल 2018 में उनका समझौता हुआ था। समझौता के तहत उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाना था, लेकिन इस समझौते को सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। 52वां दिन है। 1 अक्टूबर से हम सभी जिलों पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे और 22 जुलाई से हमारा धरना कमलेश डांडा जी के निवास स्थान पे चल रहा है और उन्होंने आज तक हमारी वर्करों की कोई सुध नहीं ली है। हमारी जायज़ मांगों को भी मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, जो कि मुख्यमंत्री साहब ने 2018 में हमसे वादा किया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कुशल अर्धकुशल के श्रेणी में लिया जाता है और इनको वो सभी बेनिफिट मिलेंगे जो कि कुशल अर्धकुशल को मिलते हैं। अब उन्होंने वो रेट तो यहाँ पे अब उन्होंने अनाउंस कर दिए, पर हमें उस श्रेणी में नहीं लिया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को और हम पर ऑनलाइन ऑफलाइन काम का इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हम बुरे हाल हो रहे हैं हमारे, और वर्कर इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो ऑनलाइन काम कर सकें। हमारा जितना हमसे काम लिया जा रहा है ना, उतना हमें दाम नहीं दिया जा रहा। हम और कुछ नहीं मांग रहे, काम करने को वर्करें तैयार हैं, पर हमें जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 2018 में हमसे वादा किया था कुशल अर्धकुशल की श्रेणी में लेके आने का, वो पूरा करें, नहीं तो ये हमारा आंदोलन ऐसे ही तीव्र होता जाएगा। और हम परसों पंचकुला में पूरे स्टेट का धरना हमारा वहाँ पड़ाव डालने जा रहे हैं। और गोहाना की खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस एजेंसी ने वर्षों से कार्य कर रहे 32 कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर नए कर्मचारियों को भर्ती कर लिया है।
कॉलेज प्रशासन को भी इसकी जानकारी उस समय लगी जब एजेंसी ने नए कर्मचारियों की हाजिरी भेजकर वेतन जारी करने के लिए कहा। कॉलेज प्रशासन ने एजेंसी को नोटिस देने के साथ कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया। उधर हटाए गए 32 कर्मचारी डायरेक्टर से मिले और उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखने की मांग की गई। से हमारे संस्थान में एपी सिक्योरिटी का टेंडर हुआ है और 2 महीने इन्होंने हमारी हाजिरी लगवाई है। सरकार के ऊपर से लेटर आए हुए हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की भर्तियां रोक दी जाएं। ठेकेदार उन आदेशों की, सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। हमारी हाजिरी लगवा रहा है और अपने बंदे हैं उनकी हाजिरी लगवा रहा है। 5 महीने हो लिए हमको बाहर बैठे हैं, हमको कोई काम बता रहे हैं ना। हम डायरेक्टर से भी मिल चुके हैं, डायरेक्टर साहब के पास खाली आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं है। लिस्ट नहीं दे रहा ठेकेदार, लिस्ट नहीं दे रहा ठेकेदार, लिस्ट नहीं दे रहा। लिस्ट हम तो लेंगे नहीं जी ठेकेदार से, लिस्ट तो लेगा अथॉरिटी है जो यहाँ पे वही लेगी। डायरेक्टर साहब है वही लिस्ट ले सके हैं। तो हमको रोज़ यही आश्वासन दिया जाता है, रोज़ जाते हैं कि लिस्ट नहीं मिली है। पता चला इनकी तरफ से कंप्लेंट आई कि इनकी अटेंडेंस भी लग रही है। हमने तब भी कंपनी को लिख दिया कि हमें पता चला आपने नए बंदे रखे हैं, किस बेस पे आपने नए बंदे रखे हैं, जबकि ACS सर का ये आ रखा हुआ, इस CS सर का ये ऑर्डर आ रखा हुआ है कि आपको नए नहीं लगाने हैं। तो फिर आपने क्यों नए लगाए हैं? हमें इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है और आपने नए भी लगा लिए हैं। तो उस तरीके से तो उसको पूरी कार्रवाई, और हमने सैलरी नए वालों की पुराने। और इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।